नमस्कार। मैं राजश्री स्वामी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़। आज हम ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। वस्तुस्थिति तो ये है कि ब्रिटेन में अभिसमयों या जिसे हम परंपरा कहते हैं का बहुत अधिक महत्व है और बिना अभिसमय के इंग्लैंड का संविधान क्रियान्वित ही नहीं किया जा सकता। और जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान अंशतः लिखित है और अंशतः अलिखित है, लेकिन इसका लिखित भाग अलिखित भाग से बहुत छोटा है। और ब्रिटिश संविधान में जो क्रियान्वयन के लिए का परंपराएं हैं, क्रियान्वयन के लिए जो कार्य परंपराओं के माध्यम से ही संपन्न किए जाते हैं। इसके संबंध में डाइस ने कहा है कि जो व्यक्ति ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करना चाहता है उसको परंपराओं पर भी उतना ही ध्यान जितना देना पड़ेगा जितना कि लिखित विधियों पर, क्योंकि उन लिखित विधियों की जो मूल शक्ति है वो परंपराएं ही है। अतः ये परंपराएं अभिसमय ये ब्रिटिश संविधान की व्यवहार संहिता है। अब परंपराओं के अर्थ के बारे में हम पढ़ें तो ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनकी कार्यविधि भी सरकार की परंपराओं से ही हमेशा प्रभावित रही है। हालांकि ये परंपराएं विधि नहीं है और इन्हें न्यायालय द्वारा मान्यता भी नहीं दी जाती, अर्थात यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय इसके खिलाफ कोई दंड नहीं दे सकता। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में ये परंपराएं इतनी गहरी बैठ चुकी है कि उनका दृढ़ता से पालन किया जाता है और उतनी दृढ़ता से पालन किया जाता है जितना संसद के द्वारा पारित किए गए कानूनों का किया जाता है। तो J.S. मिल ने तो इन्हें परंपराओं को संविधान का अलिखित सूत्र कहा है और एनसन्स इसे संविधान की रूढ़ियाँ कहकर पुकारते हैं। अतः ये परंपराएं ब्रिटिश संविधान का मूल हिस्सा है। इनके बिना संविधान की व्याख्या करना या संविधान को समझना लगभग असंभव है। आगे हम परंपरा और कानून के बारे में अंतर जानने की कोशिश करें तो ब्रिटेन में कानून और परंपराओं में कोई सुनिश्चित विभाजन रेखा खींचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों ही संविधान के अभिन्न अंग हैं और ब्रिटिश नागरिक इन दोनों को के प्रति समान निष्ठा रखते हैं और दोनों का समान रूप से पालन इनका करते हैं। किंतु चूँकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हमें इनके अंतर के बारे में समझना आवश्यक है। तो दोनों के अंतर को देखें तो सबसे पहला अंतर तो यह है कि जो कानून है वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि परंपराएं आवश्यकता अनुसार संयोगवश ही उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा अंतर ये कि कानून लिखित होते हैं और परंपराएं अलिखित होती है। तीसरा अंतर हम देखें तो कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं, जबकि परंपराएं कई बार अनिश्चित होते हैं। चौथा अंतर देखते हैं तो कानून न्यायालय के द्वारा लागू किए जाते हैं, जबकि परंपराएं न्यायालय के द्वारा लागू नहीं की जाती हैं। इन दोनों के अंतर को समझाते हुए जेनिंग्स ने कहा है कि परंपराएं किसी संविधान के अत्यंत मौलिक नियमों के समान है, क्योंकि प्राय वे जनता की स्वीकृति पर निर्भर करते हैं। और लिखित संविधान इसलिए कानून नहीं होता है कि वह किसी व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है, बल्कि वह इसलिए कानून होता है कि उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए अभिसमय भी का संविधान का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा उनको स्वीकार कर लिया जाता है। अब हम परंपराओं के प्रकार के बारे में देखें तो ब्रिटेन में परंपराओं में मुख्यतः 4 हम भागों में बांट सकते हैं। पहले सम्राट से संबंधित परंपराएं, संसद से संबंधित परंपराएं, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं और राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। आगे हम विस्तार से पढ़ें तो सम्राट से संबंधित जो परंपराएं हैं उनमें जो प्रथम है कि ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में हमेशा जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है और उसी को जो नेता को आमंत्रित करता है और वही प्रधानमंत्री के रूप में नेता नियुक्त होता है। दूसरा है कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। तीसरी जो परंपरा है ब्रिटेन में कि सम्राट को हालांकि वीटो की शक्ति प्राप्त है, लेकिन चूंकि ये परंपरा बन चुकी है कि वो उस वीटो की शक्ति का कभी प्रयोग नहीं करेगा। चौथी सम्राट से संबंधित परंपरा हम कह सकते हैं कि सम्राट द्वारा प्रशासन कार्य हमेशा
मंत्रियों के परामर्श से ही किए जाते हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति कोई भी कार्य करने से पहले मंत्रिपरिषद से अनुमति परामर्श लेते हैं। उसी तरह से ब्रिटेन में सम्राट भी हमेशा ब्रिटेन में भी सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से ही सारे कार्य करता है। और पांचवी परंपरा है कि सम्राट यद्यपि लोक सदन को भंग करने का सैद्धांतिक रूप से अधिकार रखता है, लेकिन ये एक परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग अपनी स्वविवेक से नहीं करेगा, वरन वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के विरुद्ध यदि सभा में हाउस ऑफ कॉमन्स में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। हमारे यहाँ परंपरा है भारत में कि कई बार जब संसद भंग की अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल संसद में नहीं हासिल कर पाते हैं तो संसद को भंग कर दिया जाता है, या कई बार विरोधी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया जाता है। लेकिन ब्रिटेन में यह परंपरा है कि अनिवार्य रूप से सम्राट विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, हाउस ऑफ कॉमन्स को वो भंग नहीं करता है। और संसद से संबंधित हम परंपराओं के बारे में हम पढ़ें तो इसमें हम देखते हैं कि संसद का वर्ष में कम से कम एक बार अधिवेशन अवश्य ही होना चाहिए। और जब ये अधिवेशन होता है तो इस लोकसभा का अधिवेशन अपीलीय न्यायालय के रूप में होता है, और उसमें यदि वो अपीलीय न्यायालय के रूप में लोकसभा कार्य कर रही होती है तो उस समय सभी कानूनी लोगों का उपस्थित होना भी अनिवार्य हो जाता है। तीसरी परंपरा है कि लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष को, यदि उसे राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होना चाहिए और वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है। वह अपने मत का प्रयोग नहीं करता, और करता भी तो है तो सिर्फ निर्णायक स्थिति में ही उस अपने मत का प्रयोग करता है। कानून जब भी बनता है संसद में तो उसके लिए कम से कम विधेयक के लिए 3 वाचन रखे जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण परंपरा जिसे भारत ने अपने संविधान में ग्रहण किया ब्रिटेन से, कि धन विधेयक है वो सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में ही शुरू किया जाएगा। तो ये जो संसद से संबंधित परंपराएं ब्रिटेन में है, जो कानून न होते हुए भी एक कानून के रूप में ही उनका पालन किया जाता है। अब मंत्रिमंडल से संबंधित ब्रिटेन में परंपराओं की बात करें तो सबसे पहले ये है कि जो बहुमत दल का नेता होता है वो ही प्रधानमंत्री बनता है, जिसे सम्राट मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है, और वो नेता फिर प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद को ग्रहण करता है, और वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो अपने दल के सदस्यों में से ही मंत्रिमंडल का गठन करता है। और मंत्रिमंडल वो जो प्रधानमंत्री होता है वो हमेशा लोक सदन जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं उसी का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का नहीं। जबकि हमारे देश में प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। सामान्यतः वो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि वो लोकसभा का ही सदस्य है। जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो वो लोकसभा के सदस्य न होकर राज्यसभा के सदस्य थे। अब आता है मंत्रिमंडल की कार्रवाई के निर्णय बिल्कुल गुप्त रखे जाते हैं, ये एक परंपरा है। और मंत्रिमंडल के जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो परंपरा के आधार पर कार्य करता है, यानी कि जब किसी एक मंत्री के विरुद्ध संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है या किसी मत को हार जाते हैं संसद में, तो वो हार सिर्फ एक मंत्री की नहीं मानी जाती बल्कि वो संपूर्ण मंत्रिमंडल की मानी जाती है, और उस मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि ये माना जाता है कि मंत्रिमंडल को अपने संसद में अपने विश्वास को खो चुका है। तो इस तरह से जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वह सिद्धांत ब्रिटेन में एक परंपरा से ही अभी समय के आधार पर ही चलता आ रहा है। इसे संविधान में लिखित रूप से कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अब राष्ट्रमंडल के संबंध में यदि हम बात करें ब्रिटेन परंपराओं की, तो राष्ट्रमंडल चूँकि उन राष्ट्रों का सदस्य का एक संगठन होता है जो कभी ब्रिटेन के नियंत्रण में औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन के नियंत्रण में रहे थे, तो उस राष्ट्रमंडल के सदस्यों का जब भी सम्मेलन होता है तो ब्रिटेन की राजा या रानी उसका औपचारिक उद्घाटन
करते हैं। दूसरी परंपरा ये है कि जो राष्ट्रमंडल के संबंधित विषयों पर राजा जो भी कुछ कार्य करता है वो हमेशा राष्ट्रमंडलीय मंत्री जो ब्रिटेन का होता है उसके परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं न केवल संख्या में बहुत अधिक है बल्कि उनका महत्व भी बहुत अधिक है। और ब्रिटेन की जो संपूर्ण मंत्री परिषद की प्रणाली है वो संवैधानिक परंपराओं पर ही आधारित है। और ये परंपराएं विधि की तरह किसी पुस्तक में नहीं पाई जाती है, किंतु ये विधि के समान ही मान्य है। और प्रत्येक अंग्रेज जनता है वो उसे बहुत ही आदर की दृष्टि से देखते हैं। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और केंद्रीय स्थान रखने वाले प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद का कहीं भी संसद में लिखित रूप से प्रावधान या उल्लेख नहीं है। ये सिर्फ परंपरा के आधार पर चले आ रही है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन में परंपराओं को इतना पालन किया जाता है तो क्यों पालन किया जाता है। डाइसी ने इसके बारे में एक स्पष्ट करने की कोशिश की है कि परंपराएं और एक कानून एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्यों इसलिए यदि परंपराओं को तोड़ा जाएगा तो कानून स्वयं में टूट जाता है। जैसे कि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा, एक परंपरा है, किंतु वास्तव में एक कानून बन गया। यदि इसको तोड़ा जाता है तो संसद का अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा और इससे अनेक प्रकार की कानूनी उलझने, बजट स्वीकृत नहीं हो पाएगा, सेवा संबंधी कानून का नवीनीकरण नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से अनेक जो कानूनी व्यवस्थाएं वो भंग हो जाएंगी। तो जो परंपरा है वर्ष में एक बार संसद बुलाने की, वो वहाँ के अनिवार्य कानून भी बन जाते हैं। अब हम ये देखेंगे ब्रिटेन में परंपराओं को पालन इतने गहराई के साथ किया जाता है। तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं? तो सबसे पहले इसका कारण ये है कि परंपराएं वास्तव में उपयोगी हैं। क्या है कि परंपराएं उपयोगी है, इंग्लैंड के लोकतंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है और इन्हीं के माध्यम से इंग्लैंड का लोकतंत्र गतिशील बना रहता है और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। और दूसरा जो इस पालन और निरंतरता का जो कारण है वो ये है कि इंग्लैंड में परंपराओं को जन समर्थन है, जन समर्थन पर आधारित होती है और इंग्लैंड में इनको जनता हृदय से पालन करवाना चाहती है। इसका एक उदाहरण हम लें तो 1909 में जब लॉर्ड सभा ने जो लॉर्ड जॉर्ज जो प्रधानमंत्री थे उनके बजट को अस्वीकार कर दिया था लॉर्ड सभा ने, जबकि नियम ये है कि लॉर्ड सभा उस बजट को अनिवार्य कॉमन सभा द्वारा पारित किए हुए बजट को पारित करेगा। लेकिन 1909 में लॉर्ड सभा ने उस बजट को अस्वीकार कर दिया। तो चूँकि जनता को स्वीकार नहीं था कि लॉर्ड सभा अपनी परंपराओं को तोड़े, इसलिए इंग्लैंड के मतदाताओं ने ये जो लॉर्ड सभा का अस्वीकृत किया गया बजट जनता के पास पहुंचा, जनता ने उस पर मतदान किया और मतदान कर जो हाउस ऑफ कॉमन्स ने जो बजट पारित किया था उसी को वापस लागू करने की सिफारिश पक्ष में जनता ने वोट दिया। तो इस प्रकार जो जनता की स्वीकृति के माध्यम से, जनता के समर्थन के माध्यम से हाउस ऑफ कॉमन्स की जो कार्रवाई है वो उसकी वजह से जो दल था उदारवादी दल उसको पुनः सत्तारूढ़ किया गया और इसी के फलस्वरूप 1911 में संसदीय अधिनियम पारित हुआ जिसके द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को घटा दिया गया। तो इस तरह से जनता वहाँ परंपराओं को बहुत अधिक मानने वाली है। तीसरी हम देखते हैं कि परंपराओं ने संविधान की कार्यप्रणाली को सुगम बना दिया है, क्योंकि परंपराओं के माध्यम से संविधान को क्रियान्वयन करने में कठिनाई नहीं उत्पन्न होती है और जो उत्पन्न होती है उन परंपराओं के द्वारा उनको दूर कर लिया जाता है। अब चौथी वैसे परंपराओं को पालन करने की कार्रवाई का प्रमुख कारण है कि परंपराओं द्वारा कार्यपालिका का लोकतांत्रिकरण किया गया है। और वास्तव में हम देखें तो परंपराओं ने ही इंग्लैंड में निरंकुश कार्यपालिका का लोकतांत्रिकरण किया है। जब राजतंत्री संविधान को लोकतंत्री संविधान के रूप में 17वीं शताब्दी से 21वीं तक आने में ब्रिटेन के लोगों ने कुछ भी नए संविधान अनुच्छेद जोड़ना पसंद नहीं किया। वो सिर्फ रूढ़ियों के विकास पर ही निर्भर रहे
तो इस तरह से मंत्रिमंडल के पीछे लोक सदन का बहुमत न रहे, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, एक परंपराएं बन गई। इसलिए दोनों ही जो सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दल उत्तरदायित्व से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्तारूढ़ दल के हार के बाद विरोधी दल को सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा और उनको सरकार बनानी पड़ेगी, तो उनकी भी पूरी जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए दोनों दल अब बहुत ही सतर्कता के साथ, उत्तरदायित्व के साथ कार्य करते हैं। अब आते हैं कि ब्रिटेन में परंपराएं वास्तव में समान संहिता है। समान संहिता है, इसे कोड ऑफ ऑनर कहते हैं। ये एक तरह से उनके ब्रिटेन के लोगों के लिए गौरव का प्रतीक बन चुकी है परंपराएं, और जो इनका उल्लंघन करता है वो गैर कानूनी तो नहीं माना जाता, लेकिन असंवैधानिक अवश्य बन जाता है, और जनता इनकी रूढ़ियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया देती है। इसका कारण यदि देखें तो एडवर्ड अष्टम थे, उनको जनता के सामने झुकना पड़ा था। ब्रिटेन में एक परंपरा है कि हालांकि ब्रिटेन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना जाता है, कोई भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है और किसी भी पद पर पहुंच सकता है, लेकिन जो राजघराने के लोग हैं, जो राजा या रानी बनते हैं, वो हमेशा प्रोटेस्टेंट ईसाई होते हैं। तो उस समय के जो राजा थे, उन्होंने एडवर्ड अष्टम ने एक जिस महिला से विवाह किया था वो कैथोलिक थी। कैथोलिक धर्म की महिला से उन्होंने विवाह किया था, लेकिन जनता को स्वीकार नहीं था, तो अंत में उन राजा को अपने पद से हटना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि जनता चाहती थी कि राजा या रानी जो हमेशा प्रोटेस्टेंट ईसाई रहें। इस तरह से ब्रिटेन में संविधान के लचीलेपन के कारण ही यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वह कई तूफानों का सामना कर पाई है, और ब्रिटेन आज भी अपनी परंपराओं को पूर्ण सम्मान एवं आदर के साथ मानते हुए आगे बढ़ रहा है। न्यूमैन ने इसके बारे में कहा है कि परंपराओं का पालन इसलिए नहीं होता है कि वो राज्य की सर्वोच्च विधि है, बल्कि इनका पालन इसलिए होता है कि इनका संबंध संवैधानिक सरकार तथा प्रजातंत्र से है, जिससे सभी इंग्लैंडवासी सहमत हैं। इस तरह से ब्रिटेन की परंपराएं वहाँ की संविधान की, ब्रिटेन के लोगों की आत्मा बन चुकी है, और वो बड़ी ही आत्मीयता के साथ इन परंपराओं को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।